नाश्ता नहीं करा आज, है ना? कुछ खा के नहीं आए। तो कल मैं आपको कास्ट सिस्टम पढ़ा रही थी। उसी कास्ट सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वही एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं, जो हमेशा कहती हूँ, जाति व्यवस्था में होने वाले आधुनिक परिवर्तन। कल हमने बात की थी कास्ट सिस्टम की, इंडियन कास्ट सिस्टम की। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं जो ये कास्ट सिस्टम है अब कहीं ना कहीं जो है बदल रहा है, काफी इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। हमारा देश जब 1947 को आजाद हुआ था तब हमारी सरकार ने हमारे भारत में संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है? उसी संविधान के निर्माण में कुछ आर्टिकल्स बने थे जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है या समाप्त करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी, जो ये छुओं में प्रवेश ना लेना देना, कुएं से पानी ना लेना देना, बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश ना लेना देना, इसको टोटली समाप्त किया गया। और साथ ही साथ आज असंख्य आर्टिकल, चाहे अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, जहां आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे अनुच्छेद जो मैंने अभी 330, 332 बताए, विधानसभा, लोकसभा सीटों को आरक्षित किया गया है। किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो जो ये कास्ट सिस्टम है, इस कास्ट सिस्टम जो हमारी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि कूले की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी। C.H. कूले ने कहा था जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे क्या कहते हैं? जाति। वहीं मजूमदार तथा मदान ने बोला था कि जाति एक बंद वर्ग है। बंद किस लिए बोला था, कोई बताएगा आप में से? कौन? शिवम, मनवीर, कौन बताएगा जाति एक बंद वर्ग क्यों है? फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। सोफिया, हाँ हाँ बिल्कुल। प्रीति तुम सही जा रहे हो, बता बता क्या? अपनी अपनी जाति में हो या दूसरी जाति में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? और हम अपनी जाति में क्यों रहते, बदल क्यों नहीं सकते? बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर से तुम्हें रिपीट कराती हूँ। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहता है। ये बात मेरी तुम लोग ध्यान रखना। कहीं भी कास्ट सिस्टम पढ़ोगे या जाति व्यवस्था से रिलेटेड तुम्हें पढ़ने को आएगा, ये बात भूलना मत, क्योंकि जाति को बंद वर्ग कहा गया है। मैंने तुम्हें कल एक एग्जाम्पल से बताया था। जैसे एक डिब्बा है, उसे हम अगर बाहर किसी सामान को निकालना हो, पहले उसके ढक्कन को खोलना पड़ेगा, बंद डिब्बे के। अलमारी खड़ी है, अलमारी में से कुछ सामान निकालना है तो क्या करोगे तुम? अलमारी को खोलना पड़ेगा। और यदि अलमारी में खोलने का सिस्टम ही नहीं है, तोड़ना पड़ेगा, या फिर वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि हम उस सामान को बाहर निकाल पाए। ठीक इसी तरीके से जाति एक बंद वर्ग है। देखिए, जाति की सबसे पहले बात 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने के द्वारा की गई थी। ग्रेसिया डी ओरेटा, जाति की सबसे पहले बात सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने की। और वो किस लिए की? उन्होंने कहा कि जाति जो है भारत में विस्तारित रूप से है, वैश्विक संदर्भ में उन्होंने जाति की बात की थी। फिर अब्बे डुमायस और भारत में सबसे पहले जो समाजशास्त्रीय रूप से G.S. घुर्रे, मैंने कल भी बताया था, G.S. घुर्रे की किताब कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, टोटली जाति व्यवस्था पर आधारित है, कास्ट सिस्टम पर आधारित है। और उन्होंने बताया था जाति एक बंद वर्ग इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जिस जाति, जिस धर्म में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है। अपवाद मैंने क्या बोला था? महिलाएं जिनकी शादी होती है, कई बार इंटरकास्ट मैरिजेस, लड़कों की कभी जाति चेंज होती है, लड़कियों की हो जाती है। किस लिए? क्योंकि वो शादी करके दूसरे घर में जाती हैं। तो व्यक्ति जिस मजूमदार तथा मदान ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है।
बंद वर्ग इसलिए बोला था कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है वो जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहता है, इसलिए जाति को क्या कहा गया है? बंद वर्ग। जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रही हूं, वो है जाति व्यवस्था में होने वाले आधुनिक परिवर्तन। कल मैंने तुम्हें जाति की विशेषताएं बताई थी फिर कि जाति में खान पान संबंधी प्रतिबंध है, एंडोगेमी है। एंडोगेमी मतलब अंतर्विवाह, एक्सीलेंट, कि अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार पेशे जो व्यवसाय है अपनी जाति के अनुसार चुनते हैं। ठीक है, खान पान संबंधी प्रतिबंध है, संस्करण है यानी ऊंच नीच का विभाजन है। लेकिन आज की तारीख में इस समय की हम बात कर रहे हैं जब हमारा भारतीय समाज, हमें और हम सभी लोग आधुनिकता की ओर अग्रसर हैं। अब हमारी सोच सब बदल गई है, हमारा रहन सहन का तरीका बदल गया है, खाने पीने का स्टाइल वो भी बदल गया है, ड्रेसिंग सेंस वो भी बदल रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं ना हम ब्रॉड माइंडेड हैं। इवन पेरेंट्स, आजकल की मैं बहुत सारे पेरेंट्स देखती हूं, पहले लड़कियों को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता था, तुम अब आगे नहीं पढ़ोगी, तुम उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करोगी, तो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन आज मैं देखती हूँ हमारी क्लास में ही देख लो, लड़कों की संख्या कम है और लड़कियों की ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है? सारी लड़कियां ये बताओ जितनी भी आज क्लासरूम में बैठी हैं, तुम इस क्लासरूम में किसकी वजह से आए? बोलो, इतना धीरे क्यों? प्राउडली बोलो, अपने पेरेंट्स की वजह से यहां बैठे हो, अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि वो सोचते हैं जो मैंने देखा या जो हम लोग झेल रहे हैं वो हमारे बच्चे ना झेलें। ये सब पढ़े लिखे, नौकरी करें, अच्छे घर में शादी हो, अच्छी अच्छी नौकरी पाएं, ये तुम्हारे पेरेंट्स की सोच है। इसे हम इसलिए हम कहते हैं हम आधुनिकता की ओर अग्रसर हैं। हम मॉडर्न, मॉडर्न ऐसे नहीं कि चाउमीन खा रहे हैं और हम मॉडर्न हैं। देखो हम खाने में मोमोज खाते हैं क्योंकि हम मॉडर्न हैं, इसलिए मॉडर्न नहीं हो आप लोग। ध्यान से समझिए मेरी बात, खाने पीने से कोई मॉडर्न नहीं होता। हमारी जो मानसिकता होती है, हमारी सोच, जिस सोच में आधुनिकता होती है वो मॉडर्निटी खिलाती है। ठीक है, हमने जीन्स टॉप पहन लिया, स्टाइलिश शर्ट लगा लिया, हम मॉडर्न हो गए, है ना, एक चश्मा भी लगा लिया ऊपर से, अब तो हम पूरा टोटली मॉडर्न हो गए। नहीं, मॉडर्निटी आती है आपकी सोच से, आपकी मानसिकता से, आपके व्यवहार करने के तरीके से। पहन लिए अच्छे कपड़े, लगा लिया काला चश्मा और सोच आपकी वही है, अरे दूर हो, पास मत खड़े हो ना, ठीक है, ये लड़की है, ये लड़का है। तो ये सोच मॉडर्निटी, आपके कपड़े, आपका काला चश्मा आपकी सोच नहीं बदल सकता है। आपकी सोच बदलेगी एक अच्छी मानसिकता, व्यवहार का तरीका, जब आप ब्रॉड माइंडेड हो। ब्रॉड माइंडेड कैसे? अरे जैसे मैं देखती हूँ कि कई बार लोग कपड़ों पे ऑब्जेक्ट करते हैं, लड़कियों के खास तौर पे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लड़कियां जो होती है मैं उनको मानती हूँ तितलियां। तितलियां मतलब चिड़िया। तुम्हें नहीं पता है फीमेल्स ने इस सोसाइटी में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, असमानता सही है, और सही है, सह भी रही है, इस समय भी सह रही है। तुम अपने आप को लकी मानो, तुम इस क्लासरूम में बैठे हो, क्योंकि आज भी असंख्य लड़कियां इस क्लासरूम तक पहुंच नहीं पाई हैं। वो सोचती काश मैं भी इसकी तरह कॉलेज जाती, मैं भी पढ़ पाती। तो तुम अपने आप को बहुत लकी मानो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने आज तुम्हें इस क्लासरूम तक भेजा है। तो माँ, अपने समय को जाया मत करो बिल्कुल भी। मैं देखती हूँ बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं इधर उधर, तो ध्यान रखना तनु मैम की बात। जिस पेरेंट्स ने तुम्हें इस क्लासरूम तक भेजा है उनको प्रूफ भी करके दिखाओ कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, लड़कियों ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहा है, असमानताएं सहा है और सह भी रही हैं। बहुत सारी लड़कियां शादी होकर दूसरे घर चली जाती हैं, घर वाले ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले मिलते हैं कि वो पढ़ने के बाद भी कुछ कर नहीं पाती। तो इसलिए खास तौर पे तुम लोगों के लिए, फीमेल्स, तुम लोगों के लिए, कि आज तुम इस क्लासरूम तक हो तो अपनी एक आइडेंटिफिकेशन डेवलप करो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मॉडर्निटी की, आधुनिकता की, और कहां आधुनिकता की? अपनी सोच में आधुनिकता की।
अपने व्यवहारों में आधुनिकता की। हम जो भी कार्य करें, ऐसा ना करें कि हम घूमने जा रहे हैं वल्गर कपड़े पहन के, हम वी आर मॉडर्न्स, नहीं, इसको मॉडर्निटी नहीं कहेंगे। मैंने क्या कहा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान का निर्माण हुआ। उस संविधान में हमें अनेकों प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। भारत के किसी भी भाग में तुम जाके रह सकते हो, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ये आपको स्वतंत्रता मिली है। आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, हाँ, किसी को दुख या किसी की हिंसात्मक भाषण ये ना हो। आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें बोलने की आजादी है, हमें भारत के किसी भाग में रहने की आजादी है, हमें कोई भी व्यवसाय या नौकरी चुनने की आजादी है। ये नहीं है कि आपने एक शूद्र जाति में जन्म लिया तो आप चमड़े का व्यवसाय करेंगे, नहीं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप एक बहुत बड़े विधायक और इवन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वहां तक पहुंच सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं। तो हमें पेशे चुनने की स्वतंत्रता है, हमें रहने की स्वतंत्रता है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये होती है मॉडर्निटी, सोचने की, विचारने की क्षमता। तो वही मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, हमारी जाति व्यवस्था में आज आधुनिक परिवर्तन हो रहे हैं। और वो क्या है, सबसे पहले जो हमारी जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम में कितने वर्ण थे, कौन कौन से? हाँ, बिल्कुल सही बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इस 4 वर्ण में ब्राह्मणों को प्रथम स्थान दिया गया था, क्षत्रियों को दूसरा, वैश्य को तीसरा और शूद्रों को सबसे अंतिम, निम्न। हमारी सोसाइटी में पहले ब्राह्मण जाति के लोग उच्च माने जाते थे, क्योंकि वो पठन पाठन और पूजा पाठ का कार्य करते थे, पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य। लेकिन आज वर्तमान में ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट आ रही है। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट भी लिखा है, ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि अब मैंने क्या कहा था, जब सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया था, तो उसमें यह भी कहा गया था, यह वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के जन्म पे आधारित नहीं है, व्यक्ति के कर्म पे आधारित है। अगर व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा ज्ञान रखता है वेदों का, शास्त्रों का, तो वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं था कि व्यक्ति ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण है, चाहे कोई मूर्ख ही क्यों ना हो ना। उस समय की पढ़िए, और घुर्रे ने भी इस बात को विस्तार से बोला है, जीएस घुर्रे ने, कि व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण होता था, अपने कर्म से क्षत्रिय होता था। लेकिन बाद में सिस्टम चेंज हुआ, व्यवस्थाएं बदली, व्यक्ति के कर्म का स्थान उसके जन्म ने लिया। व्यक्ति जिस जाति में जन्म हुआ उसी का सदस्य कहलाया। तो और इसने हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन यानी ऊंच नीच का विभाजन, हायरार्की, संस्तरण, इसको पैदा किया। हम अछूत या निम्न जाति के लोगों के साथ यदि वो इंटेलिजेंट भी है, दुर्व्यवहार करने लगे। B.R. अम्बेडकर जी आज इसकी जीवंत मिसाल है, जिन्होंने एक शूद्र जाति में जन्म होने के बाद भी भारत के पूरे संविधान को लिख डाला था। तो ब्राह्मण आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट हो गई है। गिरावट किस लिए हो गई है? क्योंकि हमारे समाज में समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, जिसके कारण अब व्यक्ति कोई भी स्वतंत्रता से व्यवसाय चुन सकता है। आज मैं देखती हूं वेदों पे, शास्त्रों पे, धार्मिक ग्रंथों पे रिसर्च होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग इवन फॉरेन कंट्री से लोग गीता पे, इस पर रिसर्च करने भारत आते हैं। तो जरूर अब ये नहीं है सिर्फ ब्राह्मण ही वेदों का उच्चारण करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो इससे क्या हुआ, अब सब व्यक्ति समान है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में ब्राह्मण जो है वो क्या है, उच्च स्थिति में, ऐसा नहीं है। दूसरा है जातीय संस्करण में परिवर्तन। देखिए मैंने बताया था 4 वर्ण हैं, इस वर्ण की जातियां होती हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण में अनेकों उपजातियां उत्पन्न हो गई, शर्मा, ठीक है, कौन कौन सी है, हाँ, नियाल, बिजवाण, ये सब ब्राह्मण कहलाते हैं। तो जो ये संस्करण था, ऊंच नीच का विभाजन, ये भी बदला है। बदला किस लिए है?
बदला इसलिए है हमारे संविधान में जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है। हमारी समाज में आधुनिकता आ गई है। आधुनिकता कैसे? लोग गांवों से निकलकर शहरों में बस रहे हैं। जब शहरों में जाते हैं तो शहरों में सबसे बड़ी बात मैंने कल भी बताया था, कोई तुम्हारी जाति नहीं पूछता शहरों में। हाँ, छोटी जगह पे, छोटे गांव में अगर तुम जाओगे, बाई चांस तुम्हें कमरा लेना, वो पूछेंगे तुम किस कास्ट के हो। अच्छा बेटा, कमरा तो खाली नहीं है ना। तो ये छोटे जगह में आज भी ये संकीर्ण मानसिकता है। और शहरों में वो पूछेंगे आप कितने पढ़े लिखे हैं, किस कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छा आईबीएम में, हाँ बेटा तुम ले सकते हो। वहां आपके कर्म को वरीयता दी जाती है। यहाँ आज भी आपके जन्म को और आपकी जाति को वरीयता दी जा रही है। तो हमारे समाज में बड़े बड़े महानगर और नगर, वहां आप किस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, आप ये नहीं पूछते हैं कि किस जाति के व्यक्ति ने बनाया। इतनी देर में तो रेस्टोरेंट वाला तुम्हें बाहर भेज देगा, भैया भीड़ कम कर, जाओ दूसरे को आने दो। ठीक है, तो जातीय संस्करण में आज परिवर्तन हुआ है। इसलिए हुआ है आज हर व्यक्ति अपने लिए स्वतंत्र है। और जो ये ऊंच नीच का विभाजन था, इसको शिथिल किया है कई सारी चीजों ने। अभी बताऊंगी किस किस ने, वो नीचे मैंने जिक्र किया है। जैसे ये वाला, पेशे या व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता। आज मैंने क्या कहा था, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, और जिसमें एक पॉइंट है कोई भी पेशे या व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता। आज व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या कोई भी कार्य चुन सकता है। अब जरूरी नहीं है कुम्हार का बेटा कुम्हार या मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा, और जरूरी नहीं है कि लोहार का बेटा लोहे के औजार ही बनाएगा। आज तुम देख सकते हो एक रिक्शा चलाने वाले की लड़की ने आईएएस टॉप कर लिया और वो बड़ी अधिकारी डीएम बन गई है। आईपीएस में मैं ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट देखती हूँ, और चूंकि मैं तो यूपीएससी एस्पायरेंट रही हूं, तो मैं हमेशा इन लोगों को देखना एक ऊर्जा मिलती है। तुम भी रील्स तो देखा करो, लेकिन अब रील्स को देखना थोड़ा कम करो। उसके बजाय तुम क्या देखो, तुम ऐसी चीजें देखो जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले। क्योंकि ये जो एज है, ये जो एज मतलब जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में तुम अबे ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी किस चीज में भलाई है और किस चीज में अच्छाई है। कैसा उपकार, किस चीज में अच्छाई है। तो ये डिसीजन आज और अभी, तुम सभी लोग सुन लो मेरी एक बात, जो ये समय चल रहा है, या तो ये तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ेगा या फिर बनाएगा। दो ही काम होंगे, इसमें अधर में नहीं लटकोगे तुम, ये मेरे से लिखवा लो तुम, या तो गिरोगे या फिर ऊंचाइयों की ओर चढ़ोगे। और ये टोटली तुम्हारे पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, सब कुछ टोटली तुम्हारे हाथ में है। चाहे तुम्हारे पेरेंट्स कितने बड़े बिजनेसमैन, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, सोर्स लगा बेटा तू पढ़, मैं सोर्स लगा दूंगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि टोटली ये आज तुम्हारे हाथ में है। चाहे तो तुम अपनी इस जिंदगी को बिगाड़ लो और चाहे बना लो। और एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे मेरे बच्चे मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो मैं उनसे ये भी कहती हूं, बस ये 5 साल है, जो ये 5-6 साल गुजर गए, हमारी एफिशिएंसी आधी रह जाती है। ध्यान रखना मेरी बात। मैं तुमसे बताती हूं, मेरा सिलेक्शन हुआ था पीसीएस में भी, और कब हुआ था डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने जो अपने ग्रेजुएशन पीजी के टाइम में पढ़ाई की थी तन्मयता से, बाद में मेरे वो काम आया, क्योंकि तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब में थी मैं, शादी होने के बाद, बेटा होने के बाद, जॉब में आने के बाद पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था मेरा। रीजन, उस समय पढ़ाई काम नहीं आई, जो मैंने पहले तैयारी की थी, सब कुछ तन्मयता से पढ़ा था, वो मेरे बाद में काम आया। क्योंकि बाद में तो मैं सिर्फ 20% पढ़ पाई, और 80% जो मैंने इस टाइम पीरियड में, जो तुम्हारा है इस समय, ये जो समय चल रहा है, तब पढ़ा था, और तब का मेरा काम। आज भी यदि मैं किसी से बात करती हूं, मुझे सारे टॉपिक लगभग मेमोराइज रहते हैं। क्यों? अब नहीं पढ़ती मैं, ध्यान से समझना मेरी बात। वो मेरे अब के पढ़े हुए नहीं है, वो मेरे तब के पढ़े हुए हैं, जब मैं इस एज ग्रुप में थी। तो ध्यान रखना, क्यों? इस एज ग्रुप में तुम्हारे ये जो है बहुत शार्प होता है, और ये साइंटिस्ट भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है अपना और कई बच्चों का। जो ये एज ग्रुप है ना 12th क्लास के बाद से, हमारे ये जो माइंड है ये बहुत शार्प होता चला जाता है। तुम यदि वीडियो गेम खेलोगे, तुम बहुत अच्छा खेल लोगे,
यदि तुम एडिटिंग कर लोगे ना, बहुत अच्छी कर लोगे समय सीख के। कोई भी जो काम करोगे ना, यदि पढ़ोगे बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि ये 5 साल गुजर गए, फिर मुझसे बात मत करना, क्योंकि वो टाइम बीत चुका होता है। और जो हमारी क्षमता है, अकल तो आती है लेकिन क्षमता घट जाती है। अकल तो बहुत आ जाएगी लेकिन हमारी जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है। फिर हम डीमोरलाइज, अब याद ही नहीं हो रहा है, नींद आ रही है, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा हाँ क्या हुआ? सर हम जब पढ़ते हैं ना बहुत नींद आती है, उबासी आती है, ठीक है, बैठ ही नहीं पाते, फिर उल्टी आने को हो जाती है, वॉमिट सेंसेशन। तो तुम डॉक्टर के पास मत जाना, मुझसे पूछ लेना, मैं ही बता दूंगी ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात, इसलिए बार बार तुम्हें टोकती रहती हूँ। तुम सभी बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट, जैसे ये पेशे व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्र था, व्यक्ति अपना पेशा चुनने के लिए स्वतंत्र है अब इस समय। तो जो ये जातिगत असमानता थी ना, जहां जिस जाति का जो काम होता था वो ही करना पड़ता था। शोभन सर ने तुम्हें जजमानी सिस्टम पढ़ाया होगा, ठीक है। उस जजमानी सिस्टम में क्या, जजमान कौन होते थे? हाँ, और उनकी सेवा कौन करते थे? धोबी, लुहार, कुम्हार, ये सब करते थे। लेकिन अब ये सिस्टम भी खत्म है, अब ये सिस्टम भी खत्म हो गया है, क्योंकि लोग जरूरी नहीं है लुहार का बेटा लुहार ही बनेगा। आज लुहार का बेटा आईएएस है और उसने अपने परंपरागत व्यवसाय को ही खत्म कर दिया। और औजार बनाने का काम कौन कर रहा है? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां। आज तुम अगर बात करो, नाई, नाई के बेटा नाई बनेगा? नहीं करेगा, आज वो दूसरी जॉब में चला गया। नाई का काम कौन कर रहा है? बड़े बड़े ब्रांड, हेडमिस्ट्रेस। मैं चंडीगढ़ गई थी अभी शादी में, तो वहां मैंने एक एक्सपीरियंस लिया, एक अच्छे मेकअप स्टूडियो का, गजब का स्टूडियो था। लेकिन जहां नाई जो काम 100 रुपए में कर देगा, वहां 4 से 5 हजार रुपए उस काम के थे। और जो मैंने रील भी बना रखी है, शेयर करूंगी अपने उसमें, और जो हेयर स्टाइल बनाया था टोटली चेंज कर दिया। और किसने बनाया था? वो किसी नाई के लड़के ने नहीं बनाया था, या नाई ने नहीं बनाया था, वो बड़े बड़े जुनूनी, एक मतलब बहुत इंटेलिजेंट था, नाम मैं भूल गई, सिद्ध करके था, सिद्ध ने बनाया था। यानी एक अब जुनून होता है, पैशन होता है। जरूरी नहीं है हमें अपनी जाति के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने की, क्योंकि आज हमें व्यवसाय चुनना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नॉट कास्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना मेरी बात। नेक्स्ट है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। अब जो हम कहते थे ना कि हम उच्च जाति के यहाँ लोग बुलाते नहीं थे अपने यहाँ शादी विवाह उत्सव पर, या निम्न जातियों के हाथ का छुआ तक भोजन नहीं करते थे, तो वही वाली बात कहूंगी कि जब आप आज रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, होटल में खाने जाते हैं, तो कभी भी आप ये नहीं पूछते, या वहां का लिखा नहीं होता कि ये ब्राह्मण ने बनाया, कि क्षत्रिय ने बनाया, कि वैश्य ने बनाया, कि शूद्र ने बनाया। आपको टेस्ट चाहिए, आपको सराउंडिंग अच्छी चाहिए, नो मैटर वो किसने बनाया। तो आजकल जो ये खान पान संबंधी प्रतिबंध है ना, इनको हम नहीं बुलाएंगे। अब व्यक्ति स्टेटस देखता है, एक व्यक्ति आईएएस है पर शूद्र जाति का है, तो सबसे पहले डीएम के पास शादी का कार्ड जाएगा। अब ये नहीं है कि इसकी कास्ट देख के इसको नहीं बुलाएंगे तो छूत का है, नहीं, अब स्टेटस देखा जाता है, अब कास्ट नहीं देखी जाती है। अब व्यक्ति जितना धनाढ्य है, धनाढ्य मतलब जितना रिच है, अरे मंत्री जी को बुलाएंगे, विधायक जी को बुलाएंगे, डीएम आएगा शादी में, बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं और वहीं पे शादी में, और ब्राह्मण सब लोग जो कास्ट सिस्टम को मानते थे वो खड़े देख रहे हैं। ठीक है, एक जो बुफे सिस्टम होता है उसमें सभी लेके खाना खाते हैं, उसमें ये नहीं पूछा जाता इसका स्टॉल अलग है, ब्राह्मण का अलग है, क्षत्रियों का स्टॉल खाने का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो ये है ना भोजन संबंधी प्रतिबंध, इसमें भी टोटली चेंज आया है, मैं तो टोटली चेंज बोलूंगी, बिल्कुल परिवर्तन आया है। अब वो छुटपुट गांवों में, आज भी दुर्गम गांवों में थोड़ी बहुत छुआछूत चलती होगी, बाकी कहीं नहीं है ये सिस्टम। साथ ही साथ जन्म के महत्व में कमी, जन्म के, अब ये नहीं है व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा तो वो बहुत बड़ा वो हो गया। अब एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने कर्मों से, जैसे मैं देखती हूं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनकी कार्यशैली से थोड़ी सी मैं प्रभावित रहती हूँ। मतलब प्रभावित कैसे? एक छोटे परिवार से निकल के
एक छोटे से गांव से निकल के उस बंदे ने पूरे यूपी को संभाल रखा है। ठीक है, तो अपनी कार्य क्षमता देखो, अपनी पहचान बनाओ अपने कार्यों से। तो जन्म का महत्व कहां रह गया? जन्म का, उन्होंने तो एक छोटे गरीब परिवार में जन्म लिया था, और आज कहां है? कर्मों से महत्व है उनका। जन्म के महत्व में कमी आई है। आज व्यक्ति के कर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि उसका जन्म इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि अच्छे कर्म करो, ठीक है, अच्छी पढ़ाई करो, ऐसा कर दो मतलब पूरे सोसाइटी में सब लोग कह दे कि हाँ देखो ये है उनकी बेटी, कहां पहुंच गई है आज। तो कर्म अच्छे रखो, जन्म तो कोई मायने ही नहीं रखता, है ना। नेक्स्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, जो मैंने तुम्हें बताया था एंडोगैमी। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, लव मैरिज। हाँ हाँ, जिसे कहते हैं प्रेम विवाह, है ना। हंसने की बात नहीं है, ये तब अच्छा है जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, है ना। मैं देखती हूँ बच्चों को जहां एज ग्रुप में पहुंचे फ्रेंडशिप तक ठीक है, और तुम्हारा राइट है। मैंने क्या बताया, मैं लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस जो कोई टिप्पणी करता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ी मैं उस मानसिकता की हूं। मुझे अच्छा लगता है बच्चे मॉडर्न कपड़े पहने, क्योंकि मैंने क्या कहा है, आपकी सोच मायने रखती है, आपके कपड़े खान पान ये सब मायने नहीं रखता। और मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूं लव मैरिजेस के। मैंने बहुत सारे कपल ऐसे देखे हैं, बहुत सारी फैमिली अरेंज मैरिज में वो परेशान थे, लेकिन जिन अपने बच्चों की शादी में वो कहते थे कि नहीं लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं होगी, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समाज हमारे साथ ऐसा करेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दो कॉन्सेप्ट याद रखना आज की तारीख में, कोर्ट मैरिजेस और लव मैरिजेस सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। इसलिए है क्योंकि आज जो है ये जो हमारे प्रतिबंध थे अपनी ही जाति में विवाह करना, ये जरूरी है। मैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे लोग जो अपने बच्चों के लिए, जैसे एक वो अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि लड़की हमें मैटर नहीं करता लड़की किसी भी कास्ट की हो, लेकिन हाँ लड़की इंटेलिजेंट होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, जॉब हो तो वो भी चलेगा लड़की जॉब में। तो आजकल लोग क्या ढूंढते हैं, ध्यान रखना लड़के, सुन लो मेरी बात, आजकल के लड़के क्या सर्च करते हैं, लड़की सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, गवर्नमेंट जॉब वाली हो। अब ये कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हाँ हाँ सच्चाई है। और फिर अब सुंदरता भी मायने नहीं रखती है, और इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेंटल मैचअप होता है, यदि दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है, मेंटल मैचअप है, तो कास्ट दरकिनारा कर दी जाती है। मैचअप होना चाहिए, कास्ट मैटर ही नहीं करती। और आजकल, पहले तो लव मैरिजेस में एंडोगैमी वो एक्सोगैमी होता था। एक्सोगैमी कहते हैं अपनी जाति से बाहर विवाह करना। आजकल पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चों से कि तुम्हें लड़का अच्छा मिल जाए तो नो मैटर कास्ट कोई भी हो। तो आज विवाह संबंधी प्रतिबंधों में भी परिवर्तन हो गए हैं, टाइम चेंज हो गया है। किस वजह से? आधुनिक परिवर्तन, सोच की वजह से। वो वाली मॉडर्निटी नहीं, काला चश्मा लगा लिया और हम मॉडर्न बन गए। आज हमारी सोच आधुनिक हो गई है। नेक्स्ट है अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान का निर्माण किया, और संविधान के निर्माण के बाद से ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, आज कह तो रही हूं मुझे उस टाइम का याद है ये सब, किस टाइम का, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, और 1928 में भी उन्होंने अस्पृश्य जातियों के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए थे छुआछूत के अगेंस्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो उससे क्या हुआ, जब हमारे देश का संविधान बना तो उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी कि निम्न जातियों को ऊपर उठाने के लिए नौकरी में, शिक्षा में, क्योंकि वो समाज में असमानता के कारण पिछड़े हुए रह गए थे, उन्हें समाज में उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो जिसके कारण अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में क्या है, वृद्धि हुई। आज मैं नौकरी में है, जबकि हालांकि एक चीज से मैं बड़ी वो हूं, इस आरक्षण को कुछ ही वर्षों के लिए रखा गया था कि जब निम्न जातियों के वो हो जाएगा, स्थिति में सुधार हो जाएगा, इस आरक्षण व्यवस्था को
बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज बंद करने के बजाय और उल्टा सीधा उसमें वो परसेंटेज चलती रहती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में जब देश आजाद हुआ तो SC ST OBC पिछड़े हुए थे, जेन्युइन बात थी ये, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आज की अगर हम तारीख में बात करें, सबको समान अधिकार मिल चुके हैं और इस आरक्षण को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सब व्यक्ति, जब हम समानता की बात करते हैं तो अब सब व्यक्ति समान है, ठीक है। तो इसी प्रकार अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में अब क्या है, काफी वृद्धि हो गई है। जातीय समितियों का निर्माण, अब क्या है, कहीं ना कहीं जाति में राजनीति का घुसपैठ हो गई है। जाति में राजनीति की घुसपैठ, राजनीति कहते हैं पॉलिटिक्स को। अब लोग क्या है, उन्हें लगता है कि यदि वो हमें जाति के आधार पर डिवाइड करेंगे तो उन्हें वोट ज्यादा मिलेंगे। जैसे इसके बहुत प्रबल उदाहरण है यूपी, बिहार। यहां पे क्या है, कास्ट सिस्टम बहुत है। अगर आप गुजरात में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं और लोग जीत भी जाते हैं कि तुम अपनी जाति को समर्थन दो। और वो क्या कहते हैं, अपनी जाति के अंदर अनेकों समितियां बना देते हैं, जैसे क्षत्रिय सभा, वैश्य सभा, ब्राह्मण सभा, कायस्थ सभा। इस तरीके से जातीय समितियों का निर्माण होने लग गया है। और कहीं ना कहीं इस जातीय समितियों का निर्माण हुआ है राजनीति की वजह से। मैं तो उसी को मानती हूं, राजनीति को कारण मानती हूं, क्योंकि राजनीति ने लोग वोट के लालच में लोगों को बांध लेते हैं कि हम अपनी जाति का उद्धार करेंगे, अपनी जाति का कल्याण करेंगे। तो इसलिए अनेकों जातियों ने अपनी समितियां बना ली हैं। फिर समिति बनाने से क्या होता है, वो कहते हैं देखो ये मेंबर खड़ा है, सभी को वोट जो करना है इसी मेंबर को करना है। कर्म नहीं देखे जाते, व्यक्तित्व नहीं देखा जाता है, जाति देखी जाती है। ये सब कास्ट सिस्टम की वजह से है। तो जातीय समितियों का निर्माण हो गया है। इसी प्रकार अंतिम है जातियों में बदलते हुए संबंध। अब जो रिलेशन है, आज इस क्लासरूम में हर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी कास्ट के लोग, सभी आराम से बैठे हैं। कोई दिक्कत, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं ना, या कोई गुरु शिक्षक, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जातियों के संबंधों में परिवर्तन आया है। अब व्यक्ति के कर्मों को महत्व दिया जाता है कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे राइटिंग है, ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा लिखता है, ये बहुत अच्छा बोलता है। अब व्यक्ति के कर्म को महत्व दिया जाता है। अब व्यक्ति के धर्म और जाति को महत्व नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हाँ, मैंने क्या कहा, राजनीति की घुसपैठ, जब पॉलिटिक्स आ जाती है तब हम बट जाते हैं धर्मों में, जातियों में, और बटते नहीं है, बांटा जाता है। तो ध्यान रखना, सभी जाति, सभी धर्म एक समान है, जिसे हम कहते हैं धर्म निरपेक्षीकरण। सभी जातियां समान है, सभी क्षेत्र समान है ना। तो ध्यान रखना, अब जातियों के संबंधों में परिवर्तन आ गए हैं। इसलिए आ गए हैं, हम एक दूसरे को अपने यहां बुलाते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं। जैसे कोई घर में धार्मिक उत्सव हुआ तो मिठाई बांटना। तो इससे क्या हुआ है, जातियों के संबंधों में बदलाव आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कहिएगा। क्वेश्चन